नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड लाखों कर्मचारियों से भरा हुआ था और ये दिन था 6 मई 2013, जब सहारा के लाखों कर्मचारी एक जगह जमा होकर राष्ट्रगान गाने का रिकॉर्ड बनाते हैं और वो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी हो जाता है। दोस्तों, आखिर इतना बड़ा ब्रांड, जो कि जब आप पहले क्रिकेट देखते होंगे तो सचिन, सहवाग, युवराज, भारतीय क्रिकेट टीम सभी के सभी सहारा ब्रांड का टी शर्ट पहने हुए आपको दिखते होंगे, जिनके टी शर्ट पे ये लोगो, उनके हेलमेट पे ये लोगो पूरे जगह ये छाया रहता था। पर आखिर आज जब हम सहारा का नाम लेते हैं तो मेरे मन में बस यही सवाल आता है कि सहारा मेरा पैसा कब लौट आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सहारा इंडिया परिवार का स्कैम है क्या, हमारा पैसा कहाँ है और सहारा इंडिया इतना फेमस होते हुए भी आखिर नीचे गर्त में क्यों चला गया। कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची यूपी पुलिस को सहारा शहर लखनऊ से बेरंग वापस लौटना पड़ा। सेबी और सहारा के बीच लंबे समय से छिड़ी लड़ाई में आज क्या होगा, इस पर सहारा के लाखों निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं। निवेशकों का करीब 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के हाई प्रोफाइल केस में सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को सेबी के सामने पेश होना है। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार एक ऐसा परिवार था जिसमें लगभग 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सहारा इंडिया में ही काम करते थे। सहारा इंडिया सबसे पहले न्यूज में तब आया था जब सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय अपने बेटे के शादी में लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। पूरे दुनिया के, देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि उनकी फोटो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी पूरी वायरल हुई थी। दोस्तों, एक इतना बड़ा हस्ती जो अपना फोटो प्रधानमंत्री के साथ भी खिंचवाता है, देश के सभी बड़े बड़े सितारे उनके बेटे के शादी में लाइन लगा के पहुंच रहे थे। आखिर वो इतना नीचे कैसे गए? दोस्तों, सबसे पहले सुब्रत राय, जिनका जन्म बिहार के अररिया जिले में जून 1948 को हुआ था। क्योंकि ये बिहार से जुड़े हुए हैं, इनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग जरूर होगी। दोस्तों, सन 1978 में सबसे पहले 3 वर्कर्स के साथ इन्होंने सहारा परिवार की स्थापना की थी और जब इनका बिजनेस शुरू हुआ था उस वक्त इन्होंने 2,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआती दिनों में ये नमक बेचा करते थे अपने स्कूटर पे बैठ के और उसी वक्त इनको ये आइडिया आया कि अगर आप पूरा दिन 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 20 रुपया आप जमा कीजिए। दोस्तों, ये 20 रुपया वो जमा करवाते थे उन एजेंट के द्वारा और बदले में वो ये बोलते थे कि आप जो 20-20 रुपया जमा कर रहे हैं वो मैं 3 साल 4 साल के बाद उसका डबल ट्रिपल दूंगा। अभी जो मार्केट रेट है उससे 1.5 गुना रेट देके मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा। और उस वक्त की भोली भाली जनता, क्योंकि ज्यादातर ये अपना बिजनेस गांव में चलाते थे, ये अपना पोस्टर गांव में छपाते थे, शहर से ज्यादा इन्होंने गांव में अपने बिजनेस को बढ़ाया और ये एक ऐसा चेन बन गया कि उस वक्त अभी के जैसा लोग बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना से बहुत सारे बैंक अकाउंट खुलवा दिए हैं, पर उस वक्त सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम के नाम पे पहला फ्रॉड जो हम लोग के साथ हो रहा था वो कर रहा था सहारा इंडिया परिवार। तो जब सहारा इंडिया आपसे पैसा लेता था, उन गरीबों से 20 रुपया 50 रुपया जमा करवा के 3 साल तक जब पैसा लेता था, उसके बाद सहारा ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को पैसा वापस भी करने लगा, डबल और ट्रिपल करके। क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को वापस पैसे मिलने लगे तो जिन लोगों को पैसे मिलते थे वो ऑटोमेटिक सहारा के चालक बन जाते थे और वो घूम घूम के ये बात हर जगह कहते थे कि हमें सहारा ने डबल और ट्रिपल पैसा वापस किया है। दोस्तों, ये एक चेन बनता गया, एक आदमी दूसरे को जोड़ता, 2 आदमी 4 को, 4 8 को, 8 16 को, इस तरीके से ये चेन इतना बढ़ता गया कि जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारी भी इसी कंपनी में काम करते थे और लगभग 3.5 करोड़ लोग इस सहारा इंडिया परिवार में अपना पैसा डबल और ट्रिपल होने के मन से उसमें अपना पैसा डाल चुके थे। 3.5 करोड़, ये एक इतना बड़ा आंकड़ा है कि अगर सभी आदमी ने 100 रुपया भी दिया होगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3.5 करोड़ गुने 100, इतना बड़ा रकम जब सहारा इंडिया के पास आता है तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर शुरू में इसमें पैसा डाल रहे थे, जब उनका 3 साल पूरा होता, सहारा शुरू में बहुत सारे लोगों को पैसा देती गई। क्योंकि जब एक लोगों को पैसा मिलता, 10 लोग को जब पैसा मिलता, वो 10 लोग 100 लोगों को जोड़ते, वो 100 लोग 1000 लोगों को जोड़ते, वो 1000 लोग 10,000 लोगों को जोड़ते। तो जब शुरू में 10 लोग और 100 लोगों को पैसा मिला तो उसके बाद जो अगले 1000 लोग आने वाले थे वो 3 साल के बाद आते और ये 3 साल तक वो ऐसे ही लोगों की संख्या को बढ़ाते रहे और उनसे पैसा अपने पास जमा करते रहे। तो बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वो 1000 लोग, वो 10,000 लोग वापस सहारा के पास अपना डबल किया हुआ पैसा लेने के लिए आए तो सहारा ने सोचा कि चलो एक और स्कीम इनको देते हैं और सहारा उनको बोलती थी ऐसा कीजिए कि आप 3 साल में डबल हो गया ना, तो आप ऐसा कीजिए कि 5 साल बाद आइए, आपको 1.5 गुना मिलेगा, इसका भी 1.5 गुना, या आप 8 साल के बाद आइए, आपको 4 गुना पैसा हम लौटाएंगे।
और उस वक्त की मासूम जनता इन बातों में उलझ चुकी थी, क्योंकि पहले के कुछ लोगों को पैसा मिल चुका था। वो अपना पैसा 8 साल के लिए, 10 साल के लिए उसमें इसलिए छोड़ रहे थे ताकि 8 साल 10 साल बाद जब उनको जरूरत हो तो सहारा उनके 1-1.5 लाख रुपया को 5-6 लाख रुपया बना के उनको दे सके। सहारा इंडिया परिवार की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें अमीर लोग से ज्यादा 100-200 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया लोअर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, इस लालच से कि उनका पैसा डबल हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर सहारा का पतन क्यों हुआ? और इसका सबसे पहला कारण है सहारा के पतन का सहारा श्री का अपना लालच। दोस्तों, ये साल था सन 2009। सहारा ने अब सोचा कि हम अपना पैसा लेके शेयर बाजार जाएंगे, पर चूंकि वो इन सभी लोगों के साथ शेयर बाजार में नहीं जाना चाहता था जो इनके छोटे छोटे इन्वेस्टर थे। सहारा ने अपनी 2 कंपनी बनाई, एक रियल एस्टेट सेक्टर में और एक लैंड सेक्टर में। सहारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सहारा उस वक्त सबसे बड़ा लैंड होल्डर कंपनी बन चुका था। अब साल 2009 में जब सहारा अपना IPO लेने शेयर मार्केट सेबी के पास जाता है तो सेबी का ये रूल है कि सबसे पहले उसने सहारा से पूछा कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ? और जब ये सवाल सेबी ने सहारा श्री से किया तो सहारा श्री ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। सेबी उसका डिटेल्स मांगती है और सहारा श्री उस वक्त अपने ईगो में ये दिखाने के लिए कि मेरे पास कितने इन्वेस्टर्स हैं, लगभग 100 से ज़्यादा बड़े बड़े ट्रकों में भर के सारे कागजात सेबी के पास भेज देते हैं। दोस्तों, जब ये ट्रक मुंबई में आए थे तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त मुंबई में जाम लग गया। ये इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे जो सहारा श्री सेबी के पास भेजते हैं कि आप मेरा वेरिफिकेशन इन सभी ट्रकों के डॉक्यूमेंट से कर। सेबी उनसे सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी मनी भी मांगती है ताकि वो भाग ना सके इन्वेस्टर्स का पैसा लेके। दोस्तों, जब कुछ शुरुआती इन्वेस्टिगेशन इन कागजों की गई तो ये खेल कुछ अलग ही था। ये खेल कुछ ऐसा था कि इन सभी कागजों में बहुत सारे फर्जी नाम थे। 100-100, 200-200 एक ही नाम के व्यक्ति थे। जब इनका पता ढूंढा गया तो वो उन पते पे मिले ही नहीं। एक्चुअली में ये जो 2 कंपनी बना के वहां पे इन्वेस्टर्स के नाम पे पैसा जमा किया था, इनमें उस वक्त बहुत सारे राजनीतिक पार्टी और नेताओं का भी नाम आया था। जिस पार्टी और नेता का नाम मैं अभी यहाँ सही नहीं समझता हूँ। दोस्तों, असली खेल ये था कि 2.5 करोड़ लोग से ज्यादा इन्वेस्टर्स को शो करके सहारा अगर 2.5 करोड़ लोगों पे 1-1 हजार रुपया भी शो करती तो आप सोच सकते हैं कि 2.5 करोड़ गुने 1,000 कितना सारा रुपया टैक्स फ्री हो जाता। यानी कि मिला जुला के सहारा जो था वो ब्लैक मनी को अपने वहां वाइट कर रहा था। और यही सबसे बड़ा खेल जो कि अब धीरे धीरे सेबी के समझ में आ चुका था और सरकार भी थोड़ा बहुत एक्टिव हो चुकी थी। दोस्तों, जब सेबी को इस चीज का अंदेशा हुआ तो अब सेबी बोलता है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ट्रकों में भर के हमें भेजे हैं, हम सभी डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मामला यहाँ पे फंस जाता है। जब इन डॉक्यूमेंट्स का सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 200-200, 300-300 नाम के एक डॉक्यूमेंट्स थे। उनका जो नाम, पता, ठिकाना लिखा हुआ था, जब उन पता पे जाके उन लोगों को ढूंढा गया तो वास्तव में वो उस पता पे थे ही नहीं। यानी कि ये पूरा का पूरा एक फर्जी खेल चल रहा था सहारा के द्वारा। अब सेबी सहारा श्री को बोलती है कि अब हम आपको IPO नहीं देंगे, बल्कि अब आपको ये करना है, ये सारे पैसे जिनका डिटेल सही से मैच नहीं कर पा रहा है, आप उन 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स को लौटा दीजिए जिन्होंने आपको ये दिया है, क्योंकि आपने ही हमको कहा था कि हमारे 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स ने हमको इतने सारे पैसे दिए हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको बात बहुत सिंपल लगता होगा कि अब सेबी ने जब सहारा श्री को पैसा लौटाने के लिए बोल दिया तो हमारे और आपके जो पैसे 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख फंसे हुए हैं वो आसानी से सहारा श्री लौटा देंगे। पर बात इतनी सीधी भी नहीं है। एक्चुअल बात यह है कि वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स गए थे, वहाँ जिन लोगों के नाम गए थे, उनमें आपका नाम था ही नहीं। वो सारे 2 कंपनी बना के फर्जी नामों को वहाँ भेजा गया था। एक्चुअली में सहारा के बहुत सारे और कंपनी हैं जिनमें बस 2 को वहाँ आगे किया गया था, बाकी आपके पैसे अन्य दूसरे जगहों पे रखा गया था। आपके पैसे को ही वहाँ पे शो किया गया, पर एक्चुअली में वो पैसा बड़े बड़े नेताओं या फिर करप्ट लोगों का था जो कि ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते थे। वो पैसा सहारा श्री का था जो अपने उतने सारे कमाई को वाइट करना चाहते थे। लाखों करोड़ों रुपया जमा करने वाले इन्वेस्टर्स का ना नाम मिल रहा था ना पता। यानी कि माहौल कुछ ऐसा था कि पैसा तो सेबी ने बहुत सारा रख लिया था सहारा का, पर वो पैसा किसको लौटाए वो नाम वहां मिल ही नहीं रहा। मिला के इन करप्टों, अमीरों और ब्लैक मनी को वाइट करने वाले लोगों के कारण वहां फंस चुके थे मेरे और आपके जैसे लोग, जिनका बहुत ही कम रुपया सहारा में जमा था। वो सहारा के लिए रुपया 2 लाख और 4 लाख, पर आपको भी पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में 4 लाख रुपया की क्या अहमियत हो। अब सेबी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और सुप्रीम कोर्ट को सेबी बोलती है ये आदमी फर्जी है, ये सही आदमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इतने एविडेंस मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सहारा को
सहारा के मालिक को तिहाड़ जेल में डाल देता है। दोस्तों, जब सहारा श्री को तिहाड़ जेल में डाला गया था, उस वक्त तक लगभग 2.5 से 3.5 करोड़ लोगों का पैसा वो अपने पास रख चुके थे। तो साल 2012 जब सहारा श्री जेल जाते हैं, उस वक्त से अभी तक लगभग 138 करोड़ रुपया वो अपने इन्वेस्टर्स का लौटा चुके हैं। अब अगला सवाल कि आखिर जब 138 करोड़ रुपया सेबी उन लोगों का लौटा चुकी है, तो फिर हमारे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? दोस्तों, सच्चाई ये है कि सेबी ने बोला कि जिनके जिनके भी पैसे यहाँ पे आए हैं वो सभी इसके लिए आवेदन करें, हम उनका पैसा लौटवाएंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो आवेदन की संख्या है 2.5 करोड़ लोगों में कुल 19,644 लोगों ने बस आवेदन किया है कि उनका पैसा वहां पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैसा सेबी के पास भेजा गया था, उन पैसे में बहुत ही कम लोगों के सही डिटेल्स थे, ज़्यादातर डिटेल्स फर्जी थी। यानी कि आप अगर एप्लीकेशन दीजिएगा सेबी के पास कि मेरा पैसा सहारा श्री रखे हुए हैं या सहारा का रखा हुआ है, तो आपका नाम वहाँ पे मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका नाम वहाँ है ही नहीं। सेबी उन लोगों को ढूंढ रही है जिनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है, जो पैसे सेबी के पास गए हैं, और आप और हम सहारा को ढूंढ रहे हैं कि मेरा पैसा कहाँ गया। कुल मिला के बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पे पैसे लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो फर्जी पैसा है, और जो मेरा आपका जेन्युइन पैसा है वो कोई देने वाला नहीं है। हालांकि सहारा ने जेल से ये बोला है, जब वो जेल में थे सहारा श्री, कि मैं आपका पैसा डिपॉजिट कर चुका हूं और आप यकीन रखिए आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा सहारा के उन 2 कंपनी में नहीं है जो सेबी के पास है, बाकी और जो बहुत सारी चीजें सहारा की चल रही है उसमें आपका पैसा लगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है सहारा एजेंट, क्योंकि सहारा एजेंट ने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया जमा करवाया था। आज उनके अपने रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो उनका पैसा नहीं लौटवा पा रहे हैं। सहारा ने ये बोला तो है कि आपका पैसा सभी को मिल जाएगा। इसका कारण भी ये है क्योंकि सरकार की अब पैनी नजर सहारा पे है, सेबी इसमें पड़ चुका है और सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप कर चुका है। उम्मीद यही है कि सहारा सभी के पैसे लौटा देगा, पर इसमें कितना समय लगेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। दोस्तों, सहारा की इतनी कहानी है, उसके इतने टर्म्स हैं कि अगर पूरे चीज का बात किया जाए तो ये वीडियो लगभग 2-3 घंटे का बन जाएगा। पर मैंने इस वीडियो में एक कोशिश किया है कि शॉर्ट टर्म में सहारा ने कैसे आपका पैसा लिया और क्या प्रोसेस से वो जमा किया गया, कैसे आपके साथ फ्रॉड खेला गया, इस चीज को आप समझ पाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सही जानकारी मिली है, इसको शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।